अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। रमज़ान आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्लाह पाक के करम से, और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। यहाँ पे भाई सर्दियों के रोज़े तो पता ही नहीं चलते सुबह से शाम कहाँ गुजर जाती है। वाकई वैसे बहुत ही मसरूफियत चल रही है। आप लोग के भी रोज़े मुझे पता है बहुत मसरूफ गुजर रहे होंगे। तो दोपहर होते होते अली साहब उठ जाते हैं, तो इनको मैंने फिर नाश्ता दे दिया था। और जब मैंने खिड़की खोल के देखा तो बाहर ये देखो क्या सरप्राइज मिला हमें। तो जनाब आज का दिन शुरू हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी बाहर जो है वो स्नोफॉल हुई है। बहुत ठंडा दिन है भाई, इतनी ख़ास स्नोफॉल हुई है कि अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब हम लोग अभी जैसे पिछले दिन ही तरावी के लिए गए थे, जब हम पहुंचे मस्जिद में तब तो बिल्कुल खाली था, कोई बर्फ़ नहीं थी। मगर वापस जब निकले 1 घंटे बाद तो ऐसी ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी, फुल अनएक्सपेक्टेड किस्म की। तो बहुत ही ऐसी सरप्राइज स्नोफॉल हो जाती है और अभी अगले 5-6 दिन तक चलने वाली है। बहुत ठंडा वेदर है, तो बाहर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। अभी पिछले दिनों खूब वॉकिंग कर रहे थे हम, अब तो वॉक भी नहीं कर सकते। सर्दियों में ना सारे पत्ते दरख्त के झड़ जाते हैं और इसलिए विंटर डिप्रेशन भी हो जाता है काफ़ी हद तक। ये देख देख के कि कोई ग्रीनरी ही नज़र नहीं आ रही होती। मगर जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, ये बर्फ़ साफ़ करने वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लिप्स में दिखाया था, इनके ऊपर भी वैसे सल्यूट है। बहुत ही अमेजिंग काम होता है। लेकिन अब तो स्प्रिंग आ गया है, मगर स्प्रिंग अभी पूरे तरीके से आया नहीं है। वो स्प्रिंग जिसमें बाहर जिसको हम कहते हैं ना पाकिस्तान में, वो यहाँ बहुत पता चलती है, लेकिन अभी तक फिलहाल पता चल नहीं रही है। तो बाहर निकल गए थे थोड़ी ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब टाइम टू टाइम ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती रहती है, स्पेशली चाट बनाने के लिए फल और सब्जी तो लेने ही थे, तो उसके लिए हम बाहर निकल गए। और यहाँ पे बर्फ देख रहे हैं आप लोग, कितनी खतरनाक किस्म की साइडों पे बर्फ है, रोडों पे भी बर्फ हुई हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए हम लोग जा रहे हैं। सबसे करीब तरीन जो हमारा ग्रोसरी स्टोर है वो मुश्किल से 5 मिनट दूर है घर से, तो बस वहीं पे चले जाते हैं और ले लेते हैं जो भी सामान लेना होता है। एक बड़ा वाला स्टोर है वो 10 मिनट दूर है, और ये सब्जियों और फल जो है ना वो हमें 5 मिनट दूर ही मिल जाती है। जितना करीब करीब होना ऐसे मौसम में उतना अच्छा है, और इंडोर लाइफ चलती रहती है। तो ये हमारा जो है ना स्नोई वेदर आज का जो है वो हुआ है। बहरहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे जो इंडोर प्लांट की कंडीशन थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी कि कितनी बेकार सी हो गई है। अफसोस हो रहा है मुझे इसको देख के कि हमारा जो इंडोर प्लांट इतनी प्यार से हमने आईकिया से लिया था और इतना घना घना था, इतना ग्रीन था। मैं इतना मिस कर रही हूँ। मैंने वीडियोज भी देखी पिछली वाली, इतना ग्रीन लग रहा था, उस बेचारे को नजर लग गई है। लेकिन ये है कि मुझे जो है उसका ख्याल रखना चाहिए था। वैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का हम दोनों का ही पहला एक्सपीरियंस था, तो ये कि काफ़ी ख़राब हो रहा है। अभी हम उसको फ़िलहाल ना रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया था एक दिन बोतल से, मुझे लगता है उसी वजह से ही जल गया। बोतल से मतलब? बोतल से इसके अंदर पानी डाल दिया मुझे लगता है। ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ पे पानी। तो स्प्रे हो रहा था तब तक तो सही था वो शायद। हाँ, स्प्रे तक तो ठीक था, वो भी हफ्ते में एक ही दफ़ा। वो भी अब तो 2 हफ्ते में एक दफा क्या है, इसलिए क्योंकि इसमें जब पानी ज़्यादा हो जाता गीला हो रहा है ना जगह जगह। हाँ, इसको सुखाना ज़रूरी है। इसको ना थोड़ा सॉइल को हटा के फिर वापस इसको डालते हैं, थोड़ा ड्राई होने के बाद लेकिन इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। देखो कितना चिपक रहा है ना, आई गेस ये देखो ना गीला होना है ना, गीला है। हाँ गीला है, गीला नहीं होना चाहिए। गीला नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि नॉर्मल जैसे बाहर का प्लांट होता है तो वो तो सनलाइट से अपना एवोपरेट कर देता है, मगर ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इंडोर, इनमें एवोपरेशन नहीं होती है, तो ये लीव्स के ऊपर ना इस तरह येलो येलो हो जाता है पूरा। और यहाँ पे ना हस्बैंड बैठ के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस प्लांट में क्या डिजीज़ हो सकती है। कोई भी इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो ना, उसकी पिक्चर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो उसकी पिक्चर को देखकर ही उस ऐप में बता देते हैं कि उसके ऊपर क्या बीमारी है। पौधा जो है ना बेचारा वो बीमार हो गया है, और बीमार इसलिए हो गया कि शायद हमने इसको ज़्यादा ही पानी दे दिया, जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में। तो बहरहाल अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये ड्राई हो जाए, और काफ़ी सारी उसमें रेमेडीज़ ऐप में लिखी भी होती हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। अगर आपको नाम चाहिए हो तो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगी स्क्रीन पे उस ऐप का नाम। हस्बैंड से पूछ के तो उन्होंने फिर ये निकाली थी। बड़ी जीनियस ऐप है ना, इससे दुनिया भर में टेक्नोलॉजी भी कहाँ से कहाँ जा रही है। सोचो अब कोई मैनुअल काम होते नहीं, हर चीज़ मोबाइल में ही है। तो फिर पूरा पौधा निकाल लिया था उस गमले में से, और अब बस यहाँ पे मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ पौधे की। जैसे हम लोग बालों की ट्रिमिंग करते हैं ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बाल जो है नीचे से 2 मुँहे हो जाते हैं, तो ट्रिमिंग करके बड़े अच्छे और घने बाल हमारे हो जाते हैं। तो इसी तरह पौधों को भी शायद कुछ ट्रिमिंग की ज़रूरत हो, तो फिर मैंने कहा चलो ट्रिमिंग कर लेती हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि ये भी एक अच्छी रेमेडी है, थोड़े पौधे जो है वो अच्छे अच्छे दिखते हैं और ज़रूरी होता है उनको। वैसे तो नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती, मगर ये बेचारा बीमार है इसलिए इसकी थोड़ी ख्याल करना। तो मैंने फिर सोचा कि ये कर लिया जाए, तो अच्छी एक्टिविटी थी। और
बच्चे भी साथ साथ लग गए थे, स्पेशली सैफ ने तो ये एक्टिविटी बहुत इंजॉय की। अच्छा है थोड़ा उसको भी केयर की जो है वो एक सेंस आएगा। तो इन लोगों ने बहुत ख्याल रखा, हालांकि प्लांट का, मगर हमें बस ये नहीं पता था कि इसको इतना पानी नहीं देना। अभी भी इसमें कुछ उम्मीद है रिस्टोर होने की, कि हो सकता है कि ये वापस ग्रीन ग्रीन हो जाए। 2-3 इसके अभी पत्ते हैं जो काफ़ी अच्छे और घने घने हैं, तो दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए, नहीं तो अल्लाह मालिक है, जितनी इसकी ज़िंदगी है उतनी चलेगी ही, यही ज़िंदगी है। और ये भी डिप्रेस हो जाते हैं कई दफ़ा बेचारे विंटर में, हालांकि बाहर तो नहीं होते, ये घर में ही होते हैं, मगर इसलिए हम भी घर में होते हैं तो हम भी विंटर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, रोते धोते हैं अंदर ही अंदर घर में बैठ के। तो इनके साथ भी शायद यही हुआ है। मौसम की बातें तो अपनी जगह हो चुकी हैं। अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ इफ्तारी की, और आज के मेन्यू में हम बना रहे हैं एयर फ्राइड चिकन टिक्का, उसके साथ रोस्टेड पोटैटोज़ और वर्मिसेली का मीठा। तो हस्बैंड ने कहा था, काफ़ी टाइम पहले ख्वाहिश की थी कि भाई एयर फ्राइड चिकन टिक्का बनाना है, तो उन्होंने मसाला तो लगा लिया था एक रात पहले ही। सारा मसाला, चिकन टिक्के का मसाला जो पैकेट का होता है, उसमें दही डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मसाला लगाने से पहले ना चिकन को थोड़े कट्स भी लगा लिए थे ताकि अच्छे से मसाला मैरिनेट हो जाए बस। तो यहाँ पे मैंने चरखा डाल दिया है फ्राई पैन में, उसको स्टीम करने के लिए पहले, क्योंकि मैं डायरेक्ट एयर फ्राई नहीं करूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे जेली बना रही हूँ मैं मीठा बनाने के लिए। आज बहुत ही अलग सा मीठा बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो रेसिपी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सारी, लेकिन ऊपर ऊपर से बताऊँगी कैसे बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जेली बनाने की तैयारी की है। जेली का पैकेट जो होता है, जो कि ईजिली सुपर स्टोर या पाकिस्तानी शॉप्स में अवेलेबल होता है, और इसको मैंने उबाल लिया। एक कप पानी में देने के बाद इसको बोल में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। इन द मीन टाइम मुझे मीठा बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया था और उसको जो है वो हल्की हल्की आंच पे, बिल्कुल मतलब लाइट आंच पे इसको हिलाते रहना है नीचे से, ताकि लगे ना। ये मेरा स्टील की पतीली है ना, तो मुझे बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। इसके साथ साथ ही मैंने साइड पे सेवैयाँ भी बनाने को रख दी है, मतलब उबालने को रख दी है। मैंने कलर्ड सेवैयाँ ली है, पाकिस्तानी शॉप से आराम से मिल जाए। मैंने जो है वो उबालने को रख दी। और बाकी जो दूध की कंडीशन है वो ये है कि अभी हल्की आंच पे चढ़ा हुआ है और इसमें मैंने चीनी डाल दी है। इसकी मेजरमेंट्स का भी मैं तमाम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद ये सेवैयाँ मैंने जो है वो अलग से ड्राई होने को रख दी हैं ताकि वो आपस में चिपके ना। टेक्निक आपको छोटी छोटी इस्तेमाल करनी है। ये वर्मिसेली का मीठा जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये छोटी छोटी मैंने गलतियाँ भी की थी क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था। तो वो गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, उससे फिर आपको सीखने को मिलेगा और आप फिर ये गलतियाँ ना करना। अच्छा जी, अब दूध में ना मैंने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर से और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरह का हम क्रीमी टाइप मीठा बना रहे हैं वो इतना रिफ्रेशिंग होता है इफ्तार में। अगर हम मीठा खाएं जैसे दही का ठंडा ठंडा या फिर क्रीम का, तो बहुत ही मजे के लगते हैं ऐसे मीठे। तो इसीलिए फिर आज इफ्तार में इस तरह का मैं मीठा बना रही हूँ। तो ये थोड़ी देर में जो ना इतना कंसिस्टेंट और गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है इसको, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी ये बहुत गाढ़ा होगा। और अब यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, और अगर आप चाहें तो इसमें रेड कलर का आर्टिफिशियल कलर होता है वो भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग फिर केवड़ा भी डाल देते हैं, तो इससे खुशबू आ जाती है। मगर मुझे रूह अफ़ज़ा डाल के ना काफ़ी ठीक लगा, इसमें खुशबू भी आ गई क्योंकि ना तो मेरे पास किचन में केवड़ा वाटर था और ना ही रेड फूड कलर। तो सोचा जो चीज़ है उसी से शॉर्टकट बना लेती हूँ, आसान करूँ ज़िंदगी को। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने डाल दी है क्रीम। उसको और थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, थोड़ा और मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के बाद आंच से हटा दूंगी और ठंडी जगह पे रख दूंगी इसको प्रॉपर ठंडा होने के लिए, और फ्रिज में रखेंगे उसके बाद। ठंडा होने के बाद, हालांकि अभी आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, तो मैंने ये गलती की थी। वैसे ठंडा होने के बाद आपने इसको उसूली तौर पे बोल के अंदर डाल देना है, और फिर उसके बाद जो है वो हल्का हल्का सा इसको हिला दें ताकि ये जल्दी ही ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने फिर सेवैयाँ जो उबाली थी अलग से वो डाल दी हैं इसके अंदर। ठंडे पानी से मैंने सेवैयों को धोया था, उसके बावजूद चिपक रही थी। मुझे लगता है कि मैंने ऑयल नहीं डाला था, तो इसमें अगर आप लोग जब बनाए तो ऑयल ज़रूर डाल दीजिएगा पानी को अंदर ही उबालते हुए, ताकि ये आपस में ना चिपके। अच्छा, इसके बाद जो ये जेली मैंने बनाई थी ये काफ़ी हद तक ठंडी तो हो गई थी, तकरीबन 2 घंटे लगे थे इस प्रोसेस में। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, जो मुझे इतना आइडिया नहीं रहा इस चीज़ का, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं मीठा बनाई तो मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने ये जेली ना इस गर्म सेवैयों वाले दूध में डाल दी। इतना खौलता हुआ नहीं था ये, मगर ये काफ़ी वार्म था, उसकी वजह से जेली इसके अंदर मिक्स हो गई थी, तो वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं लगी। तो अगर दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चिल कर लेंगे ना, तो फिर ये जेली सॉलिड रहेगी इस तरह, जिस तरह मेरे वाले मीठे में बिल्कुल मेल्ट हो गई, वो चीज़ नहीं
नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पे बादाम थोड़े से काट रही हूँ, साथ ही में इसके ऊपर मैं वेफर्स जो है ना उसके मेरे पास रखे हुए थे एक्स्ट्रा, तो क्रंची थोड़ा करने के लिए उसको टॉपिंग के लिए मैं वेफर्स को ब्लेंड करके डाल दूँगी और बहुत ही जो है वो अच्छा सा उसमें टेक्स्चर भी ऊपर आ जाएगा और खाने में भी थोड़ा क्रंच क्रंच अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर बिस्किट डाल दें, कोई चॉकलेट डाल दें, कुछ अगर ऐड करना है आपको क्रंच के लिए तो वो आप ऐड कर सकती हैं। मैंने तो भाई यही किया, मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। तो अब ये बस क्लिंग रैप करके इसको अगले 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और अब मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि चिकन टिक्के के साथ पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। तो अशर के लिए मैं प्रॉपर डाइट टाइप पराठा बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं सिर्फ ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अपने लिए लाइक प्रॉपर मैं ऑयल डाल के अच्छा वाला पराठा बनाऊँगी। ज़रा तो ऑयल स्प्रे का भी काफ़ी ठीक ठाक बन जाता है और कोई मतलब उसमें कमी नहीं लगती है, एज लॉन्ग एज आपका आटा शाटा अच्छा गूंदा हुआ हो। तो जिस तरह मैंने गूंदता है। और यहाँ पे साथ ही मैं लीमू के शरबत की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्मली आपको पता है रूह अफ़ज़ा बनता है और बहुत लोगों के यहाँ जाम शीनी रूह अफ़ज़ा, मतलब ये दो ही मेन कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे रमज़ान में ना जूस के तौर पे बनती हैं। लेकिन लीमू का पानी और लीमू का शरबत इसलिए क्योंकि आज जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो, मीठा भी चूँकि रूह अफ़ज़ा का ही टाइप बना हुआ है तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे। तो लीमू बस मैं जो है वो इसमें डालूंगी, साथ में चीनी डालूंगी और अगर काला नमक आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल दे। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल सकी, मगर उससे नो डाउट बहुत ही मज़े का बनता है, लिमका टाइप बनेगा ना, तो वो तो आप ज़रूर ऐड कर लो, उसमें तो कमी करनी ही नहीं है। और हाँ, बाय द वे आप लोग लाइक्स करने में वीडियो को कंजूसी मत किया करें प्लीज़, आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। बहुत कंजूसी करेंगे ना तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी और वीडियोज़ बनाने की, तो कर लिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये लीमू का शरबत बनाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब यहाँ पे मैं बेक्ड पोटैटोज़ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेक्ड नहीं, सॉरी, रोस्टेड पोटैटोज़। बेक्ड पोटैटोज़ तो अलग होते हैं। तो रोस्टेड पोटैटोज़ यहाँ पे उसके लिए मैं काट रही हूँ। जिस शेप में काट रही हूँ आपने एग्जैक्टली उसी शेप में काटने हैं और आलूओं के छिलके को नहीं उतारना है। तो ये ब्रश्ड वाले आलू हैं और इसमें जो ना अगर आप छिलका उतार देंगे ना तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। रोस्टेड पोटैटोज़ का जो मज़ा है ना वो छिलकों के साथ ही है। तो अच्छे से वॉश करके आलूओं को और उसमें फिर इस तरह कट करके बोल में डालें और इसमें डालें आप मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, ये 4 मसाले आपको जो है वो अच्छे से डाल के और मिक्स कर देने हैं। और उसके बाद जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, लाइक 10 मिनट के लिए थोड़ा उसके अंदर मसाले घुलने के लिए छोड़ दें। और हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें लाजमी डालना है, थोड़ा सा ही डालिएगा लेकिन खुशबू के लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए जी, बहुत ही बेहतरीन से लग रहे हैं इस वक्त ही। और अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और फिर थोड़ी देर में ही इसको मैं एयर फ्राई करूँगी। तो ये और चिकन टिक्का दोनों ही एयर फ्राई होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, एक नया एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा किया नहीं है कि हमने एयर फ्राई में ट्राई किया हो। तो अगर आप लोग जो है वो एयर फ्राई इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि चिकन टिक्के को कोयला देना है। तो मैंने पहले तो टांगे उसकी धागे से बांध ली थी चिकन टिक्का जो जगह प्रॉपर बना हुआ था, और अब कोयले को मैंने जो है वो गर्म करने को रख दिया। और इन द मीन टाइम, चूँकि मल्टीटास्किंग भी भाई बड़ी ज़रूरी होती है, आपने एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने हैं ऐसे वक्त में। वैसे मैंने इसकी तैयारी तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ही शुरू कर दी थी इफ्तार से, तो इतना तो टाइम पता है रखना ही चाहिए। इफ्तार के टाइम से पहले इतना पैनिक भी नहीं होना चाहिए, तो अब फटाफट पहले ही काम शुरू कर लें तो अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अब इन द मीन टाइम तैयारी कर रही हूँ एयर फ्रायर में। ये बटर पेपर यानी कि वैक्स पेपर या जिसको आप कहें पार्चमेंट पेपर सबसे अच्छा होता है, तो वो रख के मैंने और फिर रोस्टेड पोटैटोज जो मैंने बनाए हुए थे 10 मिनट मैरिनेट करने के बाद इसको रख दिया है एयर फ्रायर के अंदर। और अगर आप चाहें तो बिना शीट के भी रख सकते हैं, बहुत से लोग बिना शीट के ही रखते हैं, मगर सफाई करने में आसानी रहती है अगर आप शीट के साथ रख लें तो ये भी है। एलुमिनियम फॉइल भी बहुत सारे लोग रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने तकरीबन 385 डिग्रीज पे तकरीबन 15 मिनट रख दिया है उसको रोस्ट होने को। और इन द मीन टाइम यहाँ कोयला भी गर्म हो गया था अच्छे से, तो मैंने चिकन टिक्के को दे दिया है बारबेक्यू का बेहतरीन सा धुआं। तो भाई चिकन तो मज़े कर रही है अपनी पतीली के अंदर और इन द मीन टाइम मेरे को बनाना है पराठे, ठीक है। सो यहाँ पे तकरीबन इफ्तार में आधा घंटा ही रह गया था, तो आधे घंटे पहले ही मैंने फिर पराठों की तैयारी शुरू कर दी है। सिंपल प्लेन तरीके से पराठे बनाऊंगी और पहले तो मैं गोल गोल पूरा इसको बेलती हूँ और उसके बाद इस तरह इसमें लच्छे टाइप बनाने की कोशिश की है मैंने। अच्छा, लच्छा पराठा मुझसे बहुत ही अमेजिंग नहीं बन पाता, कोशिश बहुत करती हूँ मगर हर दफ़ा अच्छा नहीं बन पाता। तो बहरहाल इस दफ़ा जो है वो ठीक ठीक बना था, बस एज लॉन्ग एज सॉफ्ट
पराठा बन जाए, लाइक क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों ही हो बहरहाल, तो मुझे अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरह इसको लपेट दिया लच्छे बनाने के लिए। और यहाँ ना मैंने इस आटे के अंदर ब्राउन और वाइट दोनों ही आटे इस्तेमाल किए थे, मगर ब्राउन थोड़ा कम था आटा, यानी चक्की का जो आटा होता है वो कम इस्तेमाल किया था, वाइट आटा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। रोटी बनाने का आप लोगों में से किस किस को शौक़ है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कुछ लोगों को तो इतना शौक़ होता है कि दिन रात हर वक्त ही पराठे रोटी बनाते रहें, और जो है उनमें से मैं भी हूँ। मुझे पसंद है, लाइक इतना बुरा नहीं लगता मुझे हर रोज़ रोटी बनाना, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको बस जान निकलती है घर में बनाने से। तो अगर आप उनमें से हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फटाफट मैं पराठे बना लूँ, तकरीबन 6 से 7 पराठे बनाने हैं और बड़ी जल्दी में थी, मैंने इसलिए चूल्हे वूल्हे की कोई सफाई वफाई नहीं की हुई। आप देख सकते कितने धब्बे लगे हुए हैं तो बस इस तरह ही होता है इफ्तार के टाइम पे ना, आपको किसी चीज़ का होश नहीं होता सिवाय इसके कि आप टाइम पे खाना वाना बना के रेडी कर लो और घर वालों को टाइम पे खिला दो इफ्तारी। मैंने तो बड़ा रिलैक्स होकर वैसे ये काम किया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत जल्दी ये तैयारी शुरू कर दी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो आप लोग भी ऐसे कोई अगर काम कर रहे हो ना जिसमें 3-4 अलग अलग चीज़ें बनानी हो, तो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दें। तो रोस्टेड पोटैटोज देख सकते हैं कितने रेडी हो गए हैं और इनका टेक्सचर इतना अच्छा आया था, मतलब मेरी तो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग था। इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रे जो किया था उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसके ऊपर लेयर इसकी आ गई थी मसाले की। तो अब देखते हैं कि अंदर से कितना गला हुआ है या कितना इसमें मसाला घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ। भाई हमारा तो रोज़ा है सारे, हमें तो नहीं पता कितना अच्छा बना होगा कितना नहीं। तो अल्लाह मालिक के पहली दफ़ा का ये एक्सपीरियंस है। तो नई नई चीज़ें तो ज़िंदगी में ट्राई करती रहनी चाहिए। ज़िंदगी में फ़न रहता है, इन्जॉयमेंट रहता है, नई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, तो अच्छा लगता है क्रिएटिविटी होना। और इसके बाद ही मैंने ना चिकन टिक्का इसके अंदर रोस्ट करने को डाल दिया था। वैसे तो बेबी स्मॉल चिकन ली थी हमने, तो आसानी से हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर हम इसको डायरेक्ट भी डालते तो भी वैसे हो जाती है, गल जाती है अच्छे से, मगर फिर भी मैंने स्टीम कर लिया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो हम ये रिस्क लेना चाहते थे कि ये कुछ कच्ची रहे, और फिर इफ्तार का टाइम होता है तो भूख बहुत होती है, तो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती। तो बहरहाल अब जो है वो हम लोग टर्न कर रहे हैं चिकन टिक्के को। तकरीबन इसको मैंने आई थिंक 10 मिनट भी आपके लिए इनफ होंगे, वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पका लिया था क्योंकि स्टीम ऑलरेडी हुआ हुआ है, अंदर से गली भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको देर तक एयर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको लेयर बनानी है ऊपर क्रिस्पी, और कोयले की तो आंच वैसी दे दी थी। तो बहरहाल ये चिकन टिक्का ऑलमोस्ट 15 मिनट में जो है वो एयर फ्राई में रेडी हो गया, और बेहतरीन क्रिस्प इसमें जो है वो ऊपर से लेयर आ गई है। ओवर कुक भी नहीं करना था, तो इसलिए मैंने कम कम ही रखा था उसको अंदर। तो अब भाई इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो फटाफट यहाँ गार्निशिंग कर लेते हैं। रोस्टेड पोटैटोज़ मैंने चूँकि पहले ही बनाए थे, तो उसको मैंने एयर फ्राई में डाल दिया था जब तक कि इफ्तार का टाइम नहीं हुआ था। तो बस यहाँ मैं ट्रे तैयार कर रही हूँ, हस्बैंड यहाँ पे फिल्मिंग कर रहे हैं बेहतरीन सी, और साथ ही में मैंने कराची स्टाइल की जो प्याज होती है, हरा धनिया और लीमू का जो है थोड़ा जूस डाल के वो डाल दिए। पराठे मैंने रख दिए हैं। रोस्टेड पोटैटो साइड पे आप राइट पे देख रहे हैं, और रायता और चटनी मैंने इस तरह रख दी है। तो कैसी लग रही है आप लोग को ट्रे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये चीज़। रोस्टेड पोटैटोज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं चिकन टिक्के के साथ। मुझे बस ऐसे ही बैठे बैठाए ख्याल आया फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ये ख्याल आया कि नहीं फ्रेंच फ्राइज़ के बजाय रोस्टेड पोटैटोज़ ही ट्राई करती हूँ। और आजकल यूट्यूब हर चीज़ का जो हाल है, हर तरह की रेसिपी मौजूद है, तो आप पहली रेसिपी जो मिले उसको ट्राई करके देख लें, समझ में आए तो उसको कंटिन्यू कर लें। मैं भी यही करती। बहरहाल यहाँ पे रोज़ा खुल गया है, और यहाँ हस्बैंड जो है वो चिकन टिक्का ट्राई कर रहे हैं। अमेजिंग लग रहा है, जूसी लग रहा है बहुत, और अब हस्बैंड खा के देखेंगे कि कैसा है एक्चुअल में, जूसी अंदर से है कि नहीं। वैसे गल तो ज़बरदस्त गया लगता है। हाँ जबरदस्त है, ज़बरदस्त जूसी है, ओवर कुक नहीं है, बिल्कुल अंडर कुक भी नहीं है, बेहतरीन बना हुआ है मेरे हिसाब से। सही है। हाँ जबरदस्त है। देखो ओह यस, इट्स सो गुड। कैसे बने हैं ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ एयर फ्राई में। रोस्टेड पोटैटोज बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे हम लोग बाजार में खाते हैं रोस्टेड पोटैटोज। मैंने घर में फर्स्ट टाइम बनाया तो बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा आप भी खा के देखें, बहुत अच्छी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अमेजिंग सा डिफरेंट सा इफ्तार तैयार हुआ। समझ लें इसके खाने के बाद ना हमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, काफ़ी पेट भर गया था। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया और यहाँ जो मीठा ट्राई मैं कर रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छा बन गया था। वैसे टू बी ऑनेस्ट इसको 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने मुश्किल से 3 घंटे रखा था तो रिज़ल्ट मुझे उतना औसम नहीं लग रहा था जिस तरह मीठे का होना चाहिए। तो आप इसको लंबा रखिएगा, बट बाकी टेस्ट वाइज इट वाज रियली रियली गुड। तो ये डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बना सकते हैं और मीठे से बहुत रिफ़्रेशमेंट आती है ज़ाहिर है। तो ये तो आप इफ्तार में लाजमी ट्राई करें। साथ ही चिकन टिक्का और रोस्टेड पोटैटोज़ हम इंजॉय करने लगे थे। अल्लाह आपकी रिस्क में भी बरकत दे, हमारे तो अल्लाह ने दी है। और अब हम लोग जा रहे हैं भाई तरावी पढ़ने। रात को जो है वो इशा की नमाज के बाद तरावी होती है। तो खूब बर्फ़ हुई हुई थी, मगर कोई बर्फ़ हो, कोई ख़राब मौसम हो, वो आपको इबादत से रोक नहीं सकती है। ऐसा कोई बहाना नहीं होता है कि भाई सर्दी बहुत है इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इबादत होती है, उसको नहीं छोड़ना है। तो बहरहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आएंगी, आप लोग ट्राई करेंगे, मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और साथ ही में इबादत आप लोग की चल रही होंगी, रमज़ान आप लोग के बेहतरीन गुजर रहे होंगे। तो आप लोगों से अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।